हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन चैनल। आज हम द सरमन एट बनारस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें द सरमन एट बनारस में हम किसके बारे में पढ़ने वाले? गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो गौतम बुद्धा ने जो अपना लाइफ था वो शुरू किया था एक राजकुमार की तरह, और जब ये राजकुमार थे तो इनका नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब वो प्रिंस थे तब उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, जो कि बॉर्न हुए थे नॉर्दर्न इंडिया में, भारत के उत्तर की साइड नेपाल जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। जब वो 12 साल के हो गए थे तो उनको स्कूल के लिए, गुरुकुल के लिए भेजा गया था, जहाँ पर इन्होंने हिंदू पवित्र ग्रंथ जो थे, स्क्रिप्चर्स जो थे, जैसे गीता, रामायण, इन सब की स्टडी की थी। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और जब वो 4 साल के बाद लौट कर आए तो उनकी शादी किससे हुई थी? प्रिंसेस के साथ हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 12 साल की उम्र में इन्होंने स्टडी अचीव की थी और उसके 4 साल बाद, मतलब 16 साल की उम्र में, इनकी शादी एक राजकुमारी के साथ हो गई थी। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। ठीक है, तो उनका एक बेटा भी हो जाता है और ये 10 सालों तक काफ़ी रॉयल्टी के साथ, मतलब राजशाही, काफ़ी ठाट बाट के साथ महल में रहते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब ये 25 साल के हो जाते हैं तो ये राजकुमार जो होते हैं, गौतम बुद्ध, इनको सफरिंग्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब संसार में जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। शील्डेड मतलब उससे प्रोटेक्ट करके इन्हें रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। तो क्या होता है, किसी, मतलब अचानक से ये बाहर हंटिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो इन्हें 4 ऐसे सीन्स दिखाई देते हैं जो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख देते हैं। वो कौन कौन से सीन्स होते हैं? सबसे पहले तो वो क्या देखते हैं? एक सिक मैन को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है। उसके बाद उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति, एज्ड मैन दिखाई देता है, बूढ़ा इंसान। फिर उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब अर्थी दिखाई देती है, डेड बॉडी। ठीक है, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और लास्ट में उन्हें एक भिखारी दिखाई देता है जो भीख मांग रहा होता है। तो ये 4 सीन्स जो होते हैं वो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना, पूछा जाता है। ठीक है, these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। जब उन्होंने ये साइट्स देखे, ये दृश्य देखे, तो ये इन साइट्स ने इनके जीवन को एकदम मूव करके रख दिया, बदल के रख दिया। उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि वो संसार में बाहर निकलेंगे टू सीक एनलाइटनमेंट। सीक मतलब खोजने के लिए, एनलाइटनमेंट क्या, किस तरीके का ज्ञान? एनलाइटन मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो ये ज्ञान ढूंढने के लिए निकलेंगे। किस चीज़ का ज्ञान? कि ये जो सौरव होते, दुख होते हैं, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, आगे ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। ठीक है, तो इस एनलाइटनमेंट, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो लगभग कितने सालों तक घूमे बाहर? लगभग 7 साल तक वो बाहर घूमते रहे, और फाइनली वो एक पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, वेयर ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और वो वहाँ पर तब तक उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहने की वोट मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाता। एनलाइटन आफ्टर 7 days ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्री। ठीक है, तो उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एनलाइटन प्राप्त हो जाता है, तो कितने दिनों बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है? आफ्टर 7 days। ये याद रखना, आपको पूछा जाता है कितने दिनों में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? इन 7 days। ठीक है, जब 7 days बाद उनको ज्ञान मिल जाता है तो उन्होंने उस ट्री का नेम, किस ट्री का नेम? पीपल ट्री का नेम क्या कर दिया होता है? बोधि ट्री। ठीक है, वो पीपल ट्री का नेम बदल के क्या रख देते हैं उस ट्री का? बोधि ट्री। बोधि ट्री मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ विजडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधि ट्री? ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उसी
पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे वो अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, जो भी उन्होंने सीखा होता है, ठीक है, अपनी समझ के आधार पे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी समय से ये किस नेम से जाने लगे, बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्ध। इनका वैसे नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन उसके बाद से इनका नाम क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, द अवेकन और द एनलाइटन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्ध, द अवेकन और एनलाइटन। द बुद्ध प्रीच्ड हिज सरमन फर्स्ट एट द सिटी ऑफ बनारस, तो उन्होंने जो सबसे पहला अपना जो स्पीच दिया था बुद्ध ने, ठीक है, फर्स्ट सरमन, सरमन मतलब जो पहली स्पीच दी थी वो किस सिटी में दी थी, एट द सिटी ऑफ बनारस। बनारस सिटी में इन्होंने सबसे पहली अपनी स्पीच दी थी। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजिस, ठीक है। तो यहाँ पे बनारस की क्वालिटी बताई गई है। तो ये पूछा जाता है कि बनारस के बारे में कुछ बताइए, तो आप लिखेंगे मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। बनारस एक ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा पवित्र प्लेस माना जाता है स्नान करने के लिए, डिपिंग प्लेसेस में से, ठीक है। दैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हेयर, ठीक है। तो जो उन्होंने सरमन जो स्पीच दी थी उनमें से एक स्पीच जो है प्रिजर्व करके रखी गई है, जो कि यहाँ आपको दी गई है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो ये जो सरमन जो प्रिजर्व करके रखा गया, ये किस बारे में बताया था, गौतम बुद्ध की जो बुद्धिमानी, उनका सोचने का तरीका क्या था, अबाउट द इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इंस्क्रूटेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी, फिर आपका इंस्क्रूटेबल का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसा दुख जिसको इंसान समझ नहीं पाता, उसका रीज़न क्या है, इसको लेकर गौतम बुद्ध की क्या प्रतिक्रिया रही थी, इसके बारे में हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी इस तरीके से है। कीसा गौतमी, ठीक है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। तो कीसा गौतमी नाम की एक लेडी होती है जिसका बेटा जो होता है वो मर चुका होता है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड बॉडी चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अब वो अपने इस दुख में कि उसका बच्चा चला जाता है, तो वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों के पास जाती है। किस वजह से, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, ताकि वो उसके लिए कोई मेडिसिन ढूंढ सके जिससे कि वो ठीक हो जाए। द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तो लोग उसकी जब ये बात सुनते हैं तो वो देख के कहते हैं कि अब ना आपा खो चुकी है, पागल हो चुकी है, और क्योंकि इसका बच्चा तो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। तो थोड़ी ही दूरी पे कीसा गौतमी को एक पर्सन मिलता है, एक इंसान मतलब आदमी मिलता है जो इसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। वो रिप्लाई करता है उसकी रिक्वेस्ट का कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, कि मैं तुम्हारे इस बेटे को ठीक करने के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, ठीक है, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। तो कीसा गौतमी बोलती हैं रिक्वेस्ट करते हुए, मुझे बताइए कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्ध। तब वो मैन आंसर देता है कि आप साक्य मुनि के पास जाइए। साक्य मुनि कौन है, बुद्ध, गौतम बुद्ध के पास जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड। कीसा गौतमी तुरंत उनके पास पहुंचती हैं। रिपेयर मतलब क्या होता है, जाती हैं वहाँ पर और उनसे मतलब रिक्वेस्ट करती हैं रोती हुई, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि हे मास्टर आप कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा बताइए जो मेरे मरे हुए बेटे को ठीक कर सके। द बुद्ध आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तब बुद्ध उनकी बात का रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए, ठीक है। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज चाहिए, मुट्ठी भर, हैंडफुल। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्ध एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड एंड चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो वो खुश हो जाती है कि बस इतना सा मुझे मस्टर्ड सीड ला के देना है, तो वो अपनी खुशी में उनको प्रॉमिस कर देती है लाने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध उसमें एक और बात जोड़ देते हैं कि मस्टर्ड सीड मुझे ऐसे घर के चाहिए जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, मतलब किसी ने ना तो अपना चाइल्ड खोया हो, ना ही हस्बैंड खोया हो, ना ही पेरेंट खोया हो, ना ही फ्रेंड खोया हो, मतलब जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, ऐसे घर से लाकर मुझे मस्टर्ड सीड देना। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। तो कीसा गौतमी अब घर से घर मतलब लोगों के घरों में जाती हैं। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड। तो लोगों को उन पर दया आ जाती है और कहती हैं मतलब लोग उनको वो सीड्स ला कर देते हैं, हियर इज़ मस्टर्ड सीड,
टेक इट, इसको ले लो। बट वैन शी आज, लेकिन जब वो कहती हैं, क्या कहती हैं, डिड अ सन और डॉटर ऑफ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, वो पूछती हैं कि आपके घर में कोई बेटा बेटी या माता पिता किसी की डेथ हुई है आपकी फैमिली में। दे आंसर्ड हर, तब वो उनके बात का जवाब देते हैं एलास, मतलब सैड हो जाते हैं, वो एक्सप्रेशन ऑफ सैड होता है ना, एलास, तो वो दुखी हो जाते हैं वो लोग। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ ही लोग जीवित रहते हैं, लेकिन डेड आर मैनी, लेकिन बहुत से लोग मर जाते हैं। डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, वो उससे कहते हैं कि हमारा जो इतना गहरा दुख है उसको हमें याद मत करवाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जिसने अपना बिलव्ड मतलब कोई अपनी प्यारा इंसान ना खोया हो या किसी प्यारे इंसान की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस, ये देखकर कीसा गौतमी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं, थक जाती हैं। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर वो एक साइड पे बैठ जाती है रोड के, जहाँ पर वो सिटी की जो लाइट जल रही होती है उसको देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब वो उस लाइट को देखती है तो वो लाइट क्या होती है, बार बार फ्लिकर्ड अप मतलब बंद चालू होती है, फकफकाती है। एंड में आके वो क्या होती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, वो बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइन एवरीवेयर, और आखिर में क्या होता है, सारे मतलब जिस एरिया में बैठी होती है वहाँ पर अंधेरा अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, तब कीसा गौतमी इंसान के फेट मतलब भाग्य के बारे में सोचती हैं। दैट देयर लिव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, कि इंसान का जीवन भी क्या होता है, फ्लिकर अप होता है, भकभकाता है, बंद चालू होता है, और एंड में आकर उसका जीवन जो होता है खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, तब कीसा गौतमी खुद अपने आप सोचती हैं कि मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो क्या होती है, सबके लिए कॉमन होती है, सबके जीवन में एक ना एक दिन मृत्यु आनी होती है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टिलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, वो सोचती हैं कि ये डेसोलेशन, वैली ऑफ डेसोलेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर दुखी दुख भरा हुआ है, ठीक है। इस दुख भरे संसार में केवल एक ही पाथ है इंसान को, इमोर्टिलिटी। इमोर्टिलिटी मतलब जो उसको अमरता की तरफ ले जाता है, वो क्या है, हु है सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, कि इंसान अपना जितना भी स्वार्थ है उन सबको त्याग दे, उन सबको समर्पित कर दे, तभी वो अपने इस जीवन में इमोरल हो सकता है, ठीक है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोरल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, गौतम बुद्ध से समझाते हैं कि लाइफ का मोरल ही यही है कि इस दुनिया में, ठीक है, जहाँ इतना ट्रबल है, जहाँ इतना दुख है, पेन है, ठीक है, ट्रबल के साथ कम्बाइंड विद पेन, हमें दुख परेशानी के साथ दुखों का सामना तो करना होता ही है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या समझाते हैं, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता, बॉर्न मतलब जन्म लेता है, तो वो उसे मृत्यु से, डाई से कोई भी नहीं बचा सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, एक एज पर आकर, एक वृद्धावस्था में आने पर डेथ तो होती है, मृत्यु तो अंत है ही। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही एक मनुष्य का, ठीक है, एक नेचर होता है लिविंग बींग्स का, जितने भी लिविंग बींग्स है वो धरती पर अगर जन्म लेंगे तो उनको तो मरना ही है। फिर वो एक एग्जांपल देते हैं, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग सो मोर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जैसे एक पका हुआ फल, ठीक है, जब वो पक जाता है किसी पेड़ पे लगा हुआ फल और उसके गिरने का खतरा रहता है, इसी तरीके से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जीवन पर मृत्यु का खतरा जो है वो मंडराता रहता है। As all earthen vessel made by the potter and in being broken, so the life of moral, ठीक है। वो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अर्दन वेसल मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसको पॉटर बनाता है, उनको एंड में ब्रोकन मतलब टूटना ही होता है, बिखरना ही होता है। मिट्टी के बर्तन जब एक बार बन जाते हैं तो एक ना एक बार उन्हें खत्म तो होना ही है, टूटना बिखरना तो है ही। ऐसे इंसान का जीवन भी होता है, जब वो एक बार धरती पर जन्म लेता है तो वो मृत्यु को तो प्राप्त होता ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स, those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। वो पर्सन्स, ठीक है, चाहे यंग हो, जवान हो, चाहे एडल्ट हो, ठीक है, चाहे मूर्ख हो, चाहे वो वाइज हो, बुद्धिमान हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है, सबको डेथ की मुंह में तो एक ना एक दिन जाना ही है, डेथ की पावर में उसको गिरना ही है। सभी सब्जेक्ट जितने भी प्राणी है सबका अंत क्या है, डेथ ही सबका अंत होती। ऑफ दोज
हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ऐसे लोग जिनको मृत्यु जीत लेती है, ठीक है, ओवरकम बाय डेथ मतलब जिनको मृत्यु जीत लेती है वो जीवन से अलग हो जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, जब किसी को मृत्यु जीत लेती है तो उसका फादर ना तो उसको बचा सकता है, ना ही किन्समैन मतलब रिलेटिव्स जो हैं वो अपने रिलेशंस को नहीं बचा पाते। मार्क मार्क मतलब रिमेंबर रखिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लिमेंटिंग डीपली वन बाय वन मोर्टल आर कैरिड ऑफ, ठीक है, जब रिलेटिव्स आपको सिर्फ देख रहे होते हैं और आपके मौत हो जाने पर लेमेंटिंग मतलब दुख प्रकट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे करके एक एक करके हमसे जो लोग होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं, किसकी तरह, लाइक एन ऑक्स, जैसे एक ऑक्स होता है उसको कसाई के द्वारा एक एक करके मार दिया जाता है, वैसे ही मृत्यु जो है एक एक करके सबको छीन लेती है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो ये जो वर्ल्ड है वो किससे एफ्लेक्टेड है, किससे अफेक्टेड है, प्रभावित है, डेथ और डिके से, मृत्यु और परेशानियों से घिरा हुआ है। सो देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसे पर्सन्स जो इस संसार की शर्तों को, इस संसार के नियमों को जानते हैं, वो उस पर बुद्धिमान लोग जो हैं वो ग्रीव मतलब दुख प्रकट नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से, वीपिंग मतलब रोने से, ना ही ग्रीविंग मतलब ना ही दुख प्रकट करने से आपके दिमाग को शांति, किसी के भी दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके अपोजिट क्या होगा, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसका जो दुख है वो क्या होगा, और बढ़ता चला जाएगा, और ज़्यादा दुखी होने से उसकी जो बॉडी है वो भी परेशानी उठाएगी, उसकी बॉडी भी सफ़र करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, ज़्यादा दूसरे के लिए रोने से क्या होगा, वो खुद को बीमार कर लेगा, सिक एंड पेल हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और ये भी पता हमें कि उसके रोने से, उसके दुखी होने से डेड पर्सन जो है वो वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है, डेड पर्सन जो है वो वापस नहीं आएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, ऐसा पर्सन जो पीस चाहता है, जो शांति को खोज रहा है, उसको इस लेमेंटेशन का जो एरो है, इस दुख का जो एरो है वो अपने दिमाग से निकालना होगा। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और जो शिकायतें करता है, जो दुख प्रकट करता है, इन सब चीज़ों के थॉट्स को उसे अपने दिमाग से निकालना होगा, तभी वो अपने दिमाग में शांति ला पाएगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऐसा पर्सन जो इस एरो को निकाल देता है, किसके एरो को, लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ के एरो को निकाल देता है, वो क्या होता है, उसके दिमाग में पूरी तरीके से शांति आ जाती है, वो पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन कर लेता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, एक ऐसा पर्सन जो जितने भी दुख होते हैं उन सबको जीत लेता है, मतलब उन पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, वो हर प्रकार के सॉरोज से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और वही पर्सन ब्लेस्ड माना जाता है, उसी पर्सन को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी, ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करते हैं, सो हेल्पिंग फॉर मी ग्रोइंग द चैनल। थैंक यू।